जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपके 17 लाख से कम के लोन है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी मौज करा देने वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोन डिफॉल्टर हैं जो कि इसमें लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, किसी की जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो चुका है या तमाम तरीके से ऐसी आकस्मिक स्थिति खराब हो चुकी है कि उनके पास पैसा नहीं है लोन भरने के लिए। लेकिन लोन के रिकवरी वाले और लोन कंपनी आपको लगातार एक ही चीज बोल रही है, आप पैसा भर दो नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल का प्रोसेस कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म करवा देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यह फार्मूला आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। आप लोगों को एक गोल्डन पॉइंट भी मिलेगा इसके अंदर, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना। लाइक का टारगेट 200 है, 200 लाइक जरूर कंप्लीट करा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। और दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के कमेंट में ही हम आपको बता देने वाले हैं कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी भैया आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर रहता है। आप अपनी कॉल बुक करवाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करने वाले, जो कि लोन ऐप कंपनियां जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं या फिर आपको लोकल जो है कुछ व्यक्ति हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करा कर देते हैं। इससे कोई भी आपका लेना देना नहीं है किसी भी सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी का मतलब कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी मर्गेज नहीं करवा रखी, कोई भी आपका कार लोन नहीं है, बाइक लोन नहीं है या फिर आपका गोल्ड लोन नहीं है, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिट स्कोर के बेस पर लिया है, उस लोन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों 17 लाख से कम लोन की हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं ये 17 लाख से कम लोन का मतलब क्या है। दोस्तों पहले आपको बता देते हैं कि जो भी लोन आपके 20 लाख से कम के होते हैं उसके ऊपर कभी भी डीआरटी लागू नहीं होती, डेप्थ रिकवरी टर्मिनल लागू नहीं होता। तो रिकवरी वाले आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलकर डरा रहे हैं कि हम आपके सामान की जब्ती कर लेंगे, हम आपके घर की जब्ती कर लेंगे, हम आपके घर के पास पर्चा चिपका के चले जाएंगे। तमाम तरीके से आप लोगों को एक तरह का बहुत बड़ा डरावा दिया जा रहा है लोन कंपनी के रिकवरी एजेंटों के माध्यम से। तो ये चीज आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों से नहीं घबराएगा कि आपके कोई भी सामान की जब्ती होने वाली है। ये चीज आपको भूल जानी है कि कोई सामान की जब्ती होने वाली है, ये चीज पहले ही आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके कारण लोन कंपनी आपको बुरा फंसा देती है। अब उससे बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। देखो दोस्तों, ये शुरुआती तौर पर आपको फोन कॉल करना, आप लोगों के पास लीगल नोटिस भेजना, फिर आपके पास कोर्ट का सम्मन भेजना, ये तमाम तरीके से लोन कंपनियां हैं जो कि लगातार करती हैं। और आरबीआई की गाइडलाइन में भी है कि वो लीगल का प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने दस्तावेज दे रखे कंपनी को कि भैया आप मुझे लोन दो, क्योंकि आपने उनको ओटीपी दे रखा है। उस बेस पर लोन कंपनी आपकी ईसीएस का बाउंस केस, आपको अगर चेक दे रखा तो 138 का केस, या फिर अगर तमाम तरीके से आपने कुछ भी नहीं दे रखा तो कंपनी क्रेडिट कार्ड में देखकर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करती है। अब आपको इन चीजों से कैसे बाहर निकलना, पहली बात है रिकवरी के डर से तो कभी भी आप इन चीजों में नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक रिकवरी का डर ही है जिसका नाम फंस रहता है। तो रिकवरी की बात तो हम हर वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ भैया रिकवरी वाले से मत डरना। रिकवरी वाले आपके बाल भी बाका नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी आकस्मिक स्थिति खराब हो चुकी है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है या फिर आपके कोई ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अब आप लोन नहीं भर पाएंगे, तो ये जानकारी आपके लिए ठीक होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी से लोन डिफॉल्ट करते हैं, चाहे आपके मल्टीपल लोन है, एक नहीं है 10 हैं, 10 नहीं 15 हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन 10-15 कंपनी को पहले एक आपको डाटा बनाना चाहिए कि मेरे को कौन कौन सी कंपनी का मेरा सबसे बड़ा लोन है और कौन सी कंपनी का सबसे छोटा लोन है। वो आप बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बाहर निकाला जा रहा है। अंत तक देखना, समझ आ जाएगी आपको जो डाटा होगा। अब आपने इसमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी क्या क्या एक्शन लेती है। अब जो कंपनी एक्शन किस वाइज लेती है, सबसे पहले कुछ कंपनियां आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करती हैं, कुछ कंपनी आपको जो है सेक्शन 25 का केस करती हैं। अगर चेक दे रखा है तो 138 का करती है, नहीं तो 138 को भूल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ कंपनियां आज की डेट में आपके ऊपर जो केस कर रही है 316, 318 बीएनएस का केस डाल रही है, जो कि धोखाधड़ी का केस बोला जाता है। अब आपको इन चीजों से कैसे निकलना है, देखो दोस्तों, जो रिकवरी का प्रोसेस रहता है, घर पे रिकवरी वालों को आना, फोन याद आना, ये सब कुछ चलता है एनपीए तक का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो कंपनियां हैं वो आपके लोन को ज्यादा से ज्यादा 92 दिन, 90 दिन से 92 दिन के बाद आपके केस को एनपीए डाल देती है। अब लोग पूछते हैं कि भैया एनपीए में होता क्या है। एनपीए का मेन मतलब है कि भैया अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है आपको आगे फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं मिलेगी या फिर आपको कोई सेटलमेंट का अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। अब जब शुरुआती दौर पर लोन कंपनी आपको लगातार रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर मैसेज, रिमाइंडर नोटिस भेजती है, उसको बोला जाता है रिकॉल नोटिस।
एक कंपनी आपको सबसे पहले रिकॉल नोटिस भेजती है, फिर उसके बाद डिमांड नोटिस भेजती है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि मेरे को इन चीजों से बाहर निकलना है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे को कोई आइडिया आ जाए कि मैं इन चीजों से आसानी से निकल जाऊं, मेरे को इतनी भड़क नहीं चाहिए। एक भड़क की वजह से आप लोग अपने मन में बुरे बुरे विचार लेके आते हो। कई व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अपनी आत्मलीला समाप्त करता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता। सिर्फ एक समझदारी की जरूरत होती है। अगर समझदारी से आप बाहर निकल जाते हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे आपका जितने लाख का मर्जी लोन हो। दोस्तों सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, जो 20 लाख से कम का लोन हो डीआरटी में नहीं जाता, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे पहले लोन कंपनी को आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एक डाटा शेयर करना है लोन कंपनी को। किसी वकील के माध्यम से करवा लेंगे तो आप बहुत तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो लोन कंपनी को सबसे पहले आपने एक लीगल प्रायर नोटिस भेजना है। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब होता है आप लीगल वे में कंपनी को बता रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मेरे को टाइम एक्सटेंशन चाहिए, कि मेरे पास मेरी जॉब चलेगी, अब बिजनेस में लॉस हो चुका है। आप अपना डाटा एक बार जरूर मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका डाटा मजबूत नहीं रहेगा, लोन कंपनी जब आपको कोई भी नोटिस भेजती है उसके जवाब पर आपको लगातार नोटिस भेजने पर आपको कोर्ट से समन आ जाता है। तो सबसे पहले अपने जो लोन कंपनी है ये उसको सबसे पहले आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज देना। लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद आपको शांति से बैठना, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है नेक्स्ट नोटिस का कि कंपनी अब क्या एक्शन ले रही है। चाहे आपका एक कंपनी से है, चाहे आपका 10 कंपनी से है, आपका 15 कंपनी से है, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर क्या करता है कि कंपनी क्या एक्शन लेना चालू कर रही है। अब कंपनी जो सबसे पहला एक्शन लेती है वो लेती है आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का। बहुत सारी कंपनी आर्बिट्रेशन का आपको जो है नोटिस भेजना शुरू कर देती है, जो कि सेक्शन 21 में आ जाता है, 62 में आ जाता है। तो आपने ये देखना है कि अब मुझे इससे कैसे निकलना है। देखो दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलती है लंबी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आर्बिट्रेशन पर आपको पहला नोटिस आया, चाहे प्री आर्बिट्रेशन भी आई है, आपको उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवा देनी है। सेकंड, उन्होंने आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया या कोई आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, आपने तब भी ऑब्जेक्शन लगवा देनी है। आर्बिट्रेशन के किसी नोटिस को इग्नोर मत करना, आप आसानी से निकल जाओगे। आर्बिट्रेशन को कोई भी नोटिस इग्नोर करोगे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी के सभी नोटिस पे आपने जो आर्बिट्रेशन आएगी सबके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करते रहना है। अब कंपनी ने आपकी अकाउंट के ऊपर ई मैंडेट लगा रखी होती है, जिसको बोला जाता है ईसीएस, वो लगा रखी होती है। तो व्यक्ति इसके अंदर अधिकतर धोखा खा जाता है, अपने अकाउंट को या तो फ्रीज को बंद कर देता है कि भैया मैं पैसे रखता ही नहीं, मेरे को इस अकाउंट में पैसा नहीं रखना। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो ईसीएस के माध्यम से कट जाएगा, अगर नहीं है तो ईसीएस हिट होकर वो आपका बिल्कुल बाउंस में लग जाएगा और बाउंस चार्जेस भी आपको देना पड़ता है। अब इससे कैसे बाहर निकलना है, तो देखो दोस्तों, पैसा तो आपके पास है नहीं, पैसा होता तो आप पे कर रहे थे, आज आपके अकाउंट में बैलेंस होता तो कंपनी अपने में काट लेती। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास अगर ईसीएस बाउंस का कोई भी नोटिस आता है, कोई भी है सेक्शन 25 का कोई भी नोटिस आता है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई करवा देना है कि मेरी ये कंडीशन है, इस कारण मैं पे नहीं कर पा रहा हूं। तो ये किसी एडवोकेट के माध्यम से करवाएंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रह जाता है, इसके सेक्शन 25 का एक देखो, सिर्फ सेक्शन 25 है ना ईसीएस बाउंस का, ये किया जाता है सिंगल ईसीएस के ऊपर। अब ये नेक्स्ट मंथ भी आपकी ईसीएस बाउंस करेंगे, फिर दोबारा से ईसीएस बाउंस का केस डाल, ईसीएस बाउंस का नोटिस भेज देंगे, उसके बाद फिर दोबारा डाल देंगे। तो ये आपने देखना है कि लोन कंपनी कौन सी, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी लोन कंपनी है जो आपको बार बार ये थ्रेट दे रही है कि आपको जो लीगल नोटिस भेज रही है, अब इसका रिप्लाई हमने किस प्रकार करना है। जो भी नोटिस आए उसका तुरंत आपने रिप्लाई करा देना, ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। अगर आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपकी जो मानसिक प्रताड़ना जब बनी हुई है, आप लोग जो चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा। होना यही है, लास्ट में सेटलमेंट ही होती है। देखो, फोरक्लोज भी हो जाता है, सेटलमेंट भी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने का रास्ता बता देता हूं। आपका जैसे ईसीएस बाउंस का नोटिस आया, आपने रिप्लाई कराया, अब कुछ कंपनियां नहीं मानती हैं कि भैया हम तो केस करेंगे, वो 15 दिन का नोटिस जारी कर देती है, रिप्लाई होने के बावजूद भी आपको जो है सेक्शन 25 का कोर्ट के माध्यम से सम्मन जारी करवा देती है। अब सम्मन जारी हो जाने के बाद बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मेरे साथ ना जाने क्या होगा। देखो दोस्तों, सम्मन आया है, देखो डरने की जरूरत, एक बार व्यक्ति डर जाता है, लेकिन ये नहीं है कि सम्मन आती है आपको सीधा डायरेक्ट जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे भी बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। आप इसके अंदर आप सेम डे बेल लगवा सकते हो, जैसे सम्मन आया है तो आप सेम डे बेल लगवा सकते हो। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है या आपको दूर दरेज बुलाया जा रहा है, जैसे आप दिल्ली रहते हैं, आपको कोलकाता, लुधियाना, गुजरात या फिर मुंबई या ऐसी कई जगह बुलाया जा रहा है जहां पर आप जाने में असमर्थ हैं, तो आप वहां पर एक जो है एडवोकेट अपना हायर करके उससे प्रोसीडिंग करा सकते हैं कि भैया अभी थोड़ा समय चाहिए, मैं नेक्स्ट डेट पर आ जाऊंगा, या कोई भी बात की जा सकती है जिससे आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाए। जैसे आपकी डेट है 25 जुलाई की आपकी डेट है, अब आप 25 जुलाई को आप जा नहीं पाए, तो इसमें क्या होगा, आपका एडवोकेट जाकर वहां पर प्रोसीडिंग करा कर आएगा। प्रोसीडिंग कराने के बाद आपको हो सकता है आपको 10 दिन 15 दिन, जैसे 15 दिन से लेकर आपको 60 दिन, कई बार कुछ जगह ऐसी है जहां पर बहुत लंबी डेट भी पड़ती है। तो आपको इस चीज में जानना होगा
कि जो डेट होती है वो सब कुछ जस्ट आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट लगा सकते हैं आपके लिए, तो आप उसमें आपको थोड़ा समय मिल जाता है। अब जब आपको समय मिल जाएगा इस बीच आप अपने लोन की सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब लोन की सेटलमेंट ये नहीं है कि होगी नहीं, आपके ऊपर आर्बिट्रेशन चल रही है तब भी आपकी लोन की सेटलमेंट हो जाएगी। आपके ऊपर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, जैसे सेक्शन 25 का केस चल रहा है, उसके ऊपर भी आपके ऊपर जो है प्रोसीडिंग हो जाएगी और सेटलमेंट भी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है, आपने नोटिस को इग्नोर नहीं करना। जहां जहां आप नोटिस को इग्नोर करते हैं वहां वहां आपकी हालत बुरी होती चल जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके पास आता है प्रीकोगनाइज, उसके बाद आपके पास आता है वारंट, और पहले आपके पास प्रीकोगनाइज आता है, उसके बाद सम्मन, फिर वारंट, उसके बाद आपको सबसे पहले आता है बेलेबल वारंट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद आपको 82 भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, फिर आपको इसमें 14 दिन की जेल हो सकती है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। नोटिस को इग्नोर करने पर ये आपको प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार ज्यादातर पुलिस वाले रात को 2-2:30 बजे आपके घर पर आ जाते हैं, तब आपकी नींद भी खराब हो जाती है और आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। मेरे पास तो रोज के इतने कॉल्स आते हैं, बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, किसी भी नोटिस को इग्नोर मत करना। क्योंकि देखो, आप लोग कहते हैं ये तो डरा रहा है, हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि आपके साथ जो होने वाला है उसको अभी थाम लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, फिर बाद में आपको और टेंशन लेनी पड़ जाएगी। टेंशन लेकर काम नहीं करना, आपको एक समझदारी से बाहर निकलना, समझदारी करके आप बाहर निकल सकते हैं। अब आप कहते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड में तो कोई केस होता नहीं है, क्रेडिट कार्ड में अधिकतर अब ईसीएस नहीं है, तो 316, 318 बीएनएस का भी केस उसमें हो जाता है, और आर्बिट्रेशन भी क्रेडिट कार्ड में होती है। आर्बिट्रेशन का ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके पास 316, 318 बीएनएस का नोटिस भी आ रहा है, उसमें भी रिप्लाई करवाइए। अगर आपके पास कोर्ट से सम्मन आ रहा है, जिस प्रकार मैंने आपको सेक्शन 25 का बताया, उसी प्रकार ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं मेरे पास तो सिंगल ईसीएस बाउंस का केस का नोटिस आया है, तो मैं एक ईसीएस भर देता हूं, एक ईसीएस भर देता हूं, मेरा केस रद्द हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करती कंपनी फिर आपके पूरे के पूरा पैसे की डिमांड करती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और सिंगल ईसीएस पैसा नहीं मांगती, फिर वो पूरा पैसा मांगती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वे है जो बाहर निकलने का, आपको गोल्डन पॉइंट बता देता हूं। आपने सभी नोटिस के रिप्लाई करने हैं, चाहे कोई भी नोटिस आए, आपने नोटिस को इग्नोर नहीं करना। अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा है तो रिकॉल नोटिस को आप छोड़ सकते हैं। आप डिमांड नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाइएगा। डिमांड नोटिस से ही शुरुआत होती है आपके पहले नोटिस की। उसमें आपको प्रॉब्लम, जिसमें आपको लिखा रहता है या तो आपके ऊपर आर्बिट्रेशन शुरू होगी, सेक्शन 25 का केस किया जाएगा, 316, 318 बीएनएस किया जाएगा, आपको उसमें लिखा रहता है, तो आपको पहले ही उसमें आपको रिप्लाई करवाना होता है। उसके बाद सभी नोटिस के रिप्लाई कराने हैं। और सबसे बड़ी आपको बात बता देता हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी बुरी स्थिति हो चुकी है, आप पैसा भरने में असमर्थ हैं, तो आप उस लोन कंपनी को सीधा डायरेक्ट सेटलमेंट के लिए बातचीत कर सकते हैं। सेटलमेंट की बातचीत किस प्रकार की जाती है? अगर मान के चले आपका 1 लाख का लोन है और आपकी डीपीडी हो चुकी है 250 या 280 डीपीडी जा चुकी है, या आपकी 180 डीपीडी जा चुकी है, तो आप उनसे 50% से लेकर आप उनसे 70% तक का वेवर ले सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर, लोन के ऊपर। वेवर का मतलब 1 लाख का लोन है, आप 30,000 में खत्म कर सकते हैं, आप अपने सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट के बाद आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उसको फोरक्लोज कर लेते हो तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है। आपको फ्यूचर में गाड़ी लेनी है, कोई कार लेना है, बाइक, कुछ भी लेना है, आपको इन द सेंस कुछ भी लोन पर लेना है, तो आपको लोन पर नहीं मिलता अगर आप सेटलमेंट कराते हैं। अगर आप फोरक्लोज करा लेते हैं, आपको फ्यूचर में आपको जो चीज चाहिए आपको मिल जाती है। सिंगल लोन की सेटलमेंट भी आपके सिविल को खराब कर देती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता अगर आप नोटिस के रिप्लाई करते रहो। रिकवरी वाले से कभी मत डरना, क्योंकि रिकवरी वाले आपको कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो सिर्फ जो कर सकता है या तो कोर्ट या फिर आपको बैंक के ऊपर, बैंक ने जो आपको नोटिस भेज रखे हैं वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एडवोकेट से भेजे गए नोटिस को इग्नोर नहीं करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। आज आप अपनी टेंशन खत्म करके चैन की नींद सोइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक हल होता है। ब्रह्मास्त्र हर चीज के लिए कोई ना कोई जरूर साबित होता है। यहाँ तक अगर पहुंच चुके हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, YES, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो जिन्होंने हमारी वीडियो देखी वो अंत तक देखी है। अंत तक देखने का उतना ही फायदा होता है जितना आप लोगों को एक एक स्टेप सुनकर समझ आता है। तो एक एक स्टेप का मतलब यही है कि आपको अब बात का पता चल चुका है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।